हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने अभी तक देख लिया था योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और फिर इनके डेफिनेशन के साथ ही हमने इसके जो इसमें टाइप्स हैं वो भी हमने देख लिए थे। अब आज हम देखेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अभिक्रिया रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें होता क्या है, इस ऐसी रिएक्शंस में ना तो किसी परमाणु या समूह का विलोपन होता है, ना ही इसका प्रतिस्थापन होता है, ना ही किसी का एडिशन होता है, लेकिन क्या होता है कि उसी क्रियाकारक अणु में किसी परमाणु का या समूह का इस तरह से अपनी जगह चेंज करके वो रीअरेंजमेंट करता है, अर्थात दोबारा अरेंज होता है परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन द्वारा, और हमें उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या हुआ पुनर्विन्यास अभिक्रिया में कि परमाणु का उसी क्रियाकारक के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, उसकी पोजीशन को छोड़ के वो दूसरी पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है, कोई दूसरा परमाणु पहले वाले के आ जाता है। इस तरह से जो भी होता है वो क्रियाकारक के अंदर ही होता है, बाहर से कोई भी अटैकिंग स्पीसीज नहीं आती है, बाहर से अंदर से कोई बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास के द्वारा जब हमें उत्पाद मिल जाता है तो उसे हम कह देते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अणु में ही परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन द्वारा उत्पाद की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं हम पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया है ये एन-ब्यूटेन। इस एन-ब्यूटेन को यदि हम AlCl3 की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं तो ये जो एन-ब्यूटेन है ये रीअरेंज होकर आइसोब्यूटेन में चेंज हो जाता है। एन-ब्यूटेन किस में चेंज हो जाता है? आइसोब्यूटेन में। अब क्या हुआ है, क्या इसका जो अणुसूत्र है और इसके अणुसूत्र में क्या कोई अंतर है? नहीं है। देखो इसका अणुसूत्र क्या है, कितने कार्बन है हमारे पास में? 4। हाइड्रोजन हम गिनते हैं तो 3 और 3 तो 6 और 2 और 2 4, कितने हो गए? 10। यहाँ हाइड्रोजन है 10। ये इसका अणुसूत्र है। अब हम उत्पाद का अणुसूत्र देखते हैं। यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 10। देखो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है, अर्थात यहाँ पर ना तो कोई समूह यहाँ से हटा है और नहीं कोई यहाँ समूह जुड़ा है। सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ समूह में ही, क्रियाकारक में ही किसी समूह या परमाणु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो CH3 है वो कहाँ चला गया है? मिड वाले कार्बन पर, और यहाँ का हाइड्रोजन हटकर कहाँ चला गया? CH2 वाला CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ है, सिर्फ जो समूह है उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ये क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में फिनोल। क्या है ये हमारे पास में? फिनोल। लेकिन फिनोल में चेंज नहीं होता है। चेंज किसमें होता है? ये फेनिल एस्टर हमने लिया है। क्या लिया है? ये फेनिल एस्टर है, दिखाई दे रहा है आपको? OC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ ये फेनिल, ये क्या है? फेनिल एस्टर है। तो इस फेनिल एस्टर की यदि AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए तो ये किसमें चेंज हो जाता है? ये इस तरह उत्पाद में चेंज हो जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का ये निर्माण कर लेता है। देखो
क्या लिया हमने, जब हमने फेनिल एस्टर लिया तो फेनिल एस्टर HCl3 के प्रेजेंस में कहाँ चेंज हो जाता है, ये हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि हम इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हम इससे डीपली स्टडीज में नहीं कर रहे हैं। तो ये तो क्या है फ्रिस पुनर्विन्यास, और ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, समावयवीकरण, क्योंकि यहाँ किसका निर्माण हुआ है, समावयवी का निर्माण हुआ है। तो ये देखो इसमें भी क्या हुआ है, अगर आप इन दोनों के अणुसूत्र मिलाकर देखेंगे तो अणुसूत्र इन दोनों के कैसे आएंगे, समान आएंगे, अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, रीअरेंजमेंट का। हम एक और उदाहरण लेते हैं। ये है हमारे पास में फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या है हमारे पास में, ये फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो देखो ये किस में चेंज हो जाता है, ये आगे रीअरेंज होकर इस तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एमीन और पैरा हाइड्रोक्सी एमीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन संपन्न होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में ये संपन्न होती है। और एक और इस तरह से हो जाता है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिएक्शन का पुनर्विन्यास होकर हमें उत्पाद मिलता है वो क्या कहलाती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। इसी के साथ में आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट होती है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश, ठीक है। क्या है आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश, ये क्या होता है औपचारिक आवेश, तो हमें पता है कि जब भी कोई अणु बनता है तो उस अणु में सहसंयोजक बंध बनते हैं। अगर सहसंयोजी अणु की हम बात करें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे अणु की बात करते हैं, सहसंयोजी अणु की ही बात करते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक फिक्स इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है, क्योंकि क्या होगा, उसके पास जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या जिनसे उसे ऑक्टेट कंप्लीट होना है उतनी वह सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन अभ्र के बाद में भी यदि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का समावेश होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन वहां आके जुड़ता है, तो कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। और यदि उस अणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने पर आवेश का उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ फॉर्मल चार्ज की बात है तो ये औपचारिक आवेश होता है, ये जिस तरह अणु पर जो आवेश पाया जाता है वही औपचारिक आवेश कहलाता है। और ये औपचारिक आवेश अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के आवेश के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो औपचारिक आवेश होता है वो अणु में उपस्थित परमाणुओं के आवेश के योग के बराबर होता है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। देखो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उदासीन अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन, उदासीन अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन प्लस सहसंयोजी बंधों की संख्या। इस तरह से ये फॉर्मल चार्ज है। उदासीन अवस्था में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन प्लस सहसंयोजी
सहसंयोजक बंधों की संख्या। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण लेकर इसको देखते हैं। हमारे पास जो पहला उदाहरण है वो है NH4। ठीक है, हम इस पर फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के लिए उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, उदासीन अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा एक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा एक। क्या यहाँ पर कोई अबंधी इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। तो अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। फिर यहाँ सहसंयोजी बंध कितने बना रहेंगे? एक बना रहे, तो सहसंयोजी बंध हो जाएंगे एक। अब हम इस पर जो ये सूत्र है उसको हम इस पर अप्लाई करते हैं। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन एक माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन 0 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अर्थात हाइड्रोजन पर जो चार्ज है वो क्या है? 0 है। यहाँ पर सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो एक हाइड्रोजन की बात है, मतलब चारों हाइड्रोजन की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के विषय में। तो नाइट्रोजन के विषय में बात करें तो नाइट्रोजन के लिए उदासीन अवस्था में न्यूट्रल स्टेज में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर होते हैं 5 अबंधी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? यहाँ पर 0। थर्ड है आपके पास में सहसंयोजी बंध, कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। तो क्या लिख देंगे हम? 4। अब इस पर हम सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो देखो, उदासीन अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन प्लस सहसंयोजी बंधी 4, अर्थात आवेश किया गया है +1। ठीक है, तो अब ये तो हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर आवेश की मात्रा। अब हम देखते हैं कि NH4 पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, NH4 में हमें पता है, NH4 की बात करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास है 4 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पर आवेश कितना आएगा? 0। तो 4 into 0 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 1 पर चार्ज किया था +1, ये तो हो गया 0 और ये हो गया +1। तो NH पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? NH4 प्लस। ठीक है, इस तरह से हम जो अणु सूत्र है उस पर फॉर्मल चार्ज प्राप्त कर सकते हैं। एक एक तत्व का निकाला, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली। ये कैसे होती है? हाइड्रोजन में होती है 1, फिर हीलियम में होती है 2, फिर बोरॉन में होती है 3, फिर कार्बन में होते हैं 4, फिर उसके बाद क्या आती है? नाइट्रोजन 5, उसके बाद क्या आती है? ऑक्सीजन 6, फिर हेलोजन एटम, उनके बाह्य सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7, फिर आते हैं क्या? निष्क्रिय गैस है, उनके साथ संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, तो इस तरह अगर आप माने तो ये आप सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उसे आपको याद भी होगी। आप 3rd ईयर के स्टूडेंट है, तो इस तरह से आपको उदासीन अवस्था की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रखकर अबंधी अर्थात जो लोन पेयर हमें नजर आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? अबंधी इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ क्या लिखा है? सहसंयोजी बंध, ना कि सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं फॉर्मल चार्ज का ही। जैसे हमने उदाहरण लिया है कार्बन का CS2। उदासीन अवस्था में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए, हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए अब मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। देखो, यहाँ पर उदासीन में अवस्था में इलेक्ट्रॉन होगा 1, अबंधी इलेक्ट्रॉन होंगे जो सहसंयोजी बंध होगा 1, टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। अब हम बात करते हैं कार्बन के लिए। कार्बन की उदासीन अवस्था में मैंने भी बोला था कितने होते हैं? 4। यहाँ पर आपको एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 2। सहसंयोजक बंध कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 सॉरी, तो ये क्या हो गए? 2। ठीक है,
तो इस तरह देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 4 = 0। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पर यह आवेश नहीं है, अर्थात जो CH2 पर होगा वहां क्या आवेश होगा 0 होगा, अर्थात ये कैसा है, ये उदासीन अणु होता है। तो इस तरह से किसी भी यौगिक के लिए, किसी भी अणु के लिए हम अगर एक आइटम के विषय में पूछे तो भी निकाल सकते हैं, यदि पूरे अणु के बारे में पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। ये हुआ आपके फॉर्मल चार्ज कंप्लीट। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये दिया हुआ है आपको आइडिन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसलिए आपको औपचारिक आवेश की बात करनी है। तो हम देखते हैं आइडिन के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7, बंदी इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर 6। क्या कोई सहसंयोजी बंध नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है 0। तो 7 - 6 = क्या हो गए +1, अर्थात आइडिन के पास यहाँ कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए, होना भी चाहिए। बाइटम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हैं 6, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा +1 आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मल चार्ज कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में जो ये आपकी यूनिट थी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये भी कंप्लीट होती है। आज के बाद अब हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब आगे की क्लास हमारी इनऑर्गेनिक की होगी। ठीक है, थैंक यू।